चलो ठीक है फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू इंडक्टर। प्रीवियस था अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू रजिस्टर था, ठीक है। इसमें इंडक्टर पर अप्लाई करेंगे। वैसे इससे नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है जिस पर कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग ईएमएफ की सप्लाई दी जाएगी। तो एक इंडक्टर बनाना पड़ेगा और इंडक्टर आप लोगों को पता होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इंडक्टर, ठीक है। और इस इंडक्टर को आर्टिकली बोल रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करनी है। तो ये हम लोगों ने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इस पर अप्लाई देनी है, ठीक है। और ई से इसको डिनोट किया जाएगा। अल्टरनेटिंग है तो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो थोड़ी सी थ्योरी हम लोग लिख लेंगे कि कंसीडर अ इंडक्टर of inductance and let E equal to E naught sin of omega t alternating EMF, ठीक है, alternating EMF applied to this inductor। अप्लाई टू इंडक्टर, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर इंडक्टर है, इधर से अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो इधर कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। और जो ड्रॉप होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ इंडक्टर, ठीक है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो वेयर माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इंडक्टर, ठीक है। अब आप लोगों को अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पता हो केवीएल, तो वो क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, ठीक है, ये क्या है, क्लोज्ड लूप है, उस क्लोज्ड लूप में पूरी पोटेंशियल का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ इसका सम और ये भी पोटेंशियल ही है, ईएमएफ इज आल्सो पोटेंशियल। इन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा। सो ई जो हम लोगों ने अप्लाई की प्लस जो ड्रॉप हुआ इनका सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, केवीएल के अकॉर्डिंग। तो अब इसी को सॉल्व करके देखिए ई की वैल्यू तो हम लोगों को पता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और हम लोगों का काम होता है अब करंट फाइंड आउट करना। कल भी हम लोगों ने करंट पता किया था रजिस्टर के केस में, तो वैसे इधर भी करंट पता करेंगे। तो थोड़ा प्रोसेस देखना क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, और L को डिवीजन पर लेकर आ जाओ तो E ओवर L इज इक्वल टू डी आई ओवर डी टी। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस डी टी को भी इस तरफ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाना, E ओवर L डी टी इज इक्वल टू डी आई। तो ये आप लोगों का करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आप लोगों को मिल चुका है। कंप्लीट पता करने के लिए आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इधर से अगर इसको देखा जाए तो आप लोग E की वैल्यू जानते हो कि जो E हम लोगों ने अप्लाई की है, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर एल डी टी आ गया और इस साइड आ गया डी आई। देन आप लोग इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि अब डी टी के साथ ये देखो टी का फंक्शन भी आ चुका है साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट both side we get, ठीक है। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, दैट इज माइनस cos ओमेगा टी इंटीग्रेशन ई नॉट ओवर एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, और इस तरफ इंटीग्रेशन आ गई दिस। तो डी आई की इंटीग्रेशन आपको पता है आई, और इधर ये कांस्टेंट है ई नॉट ओवर एल, इसको आउट कर लिया, और साइन की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है
ओमेगा टी होती है, नेगेटिव में ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव किया जाता है इसका, और डेरिवेटिव करके ओमेगा टी का ओमेगा आएगा जो हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो फाइनल जो आप लोगों को इधर से करंट की वैल्यू मिली तो वो क्या मिली, I इज इक्वल टू इस नेगेटिव को आउट कर रहा हूं माइनस ई नॉट ओवर एल ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। या आप लोग ऐसा करो, इस नेगेटिव को इधर ही रखो, मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रैकेट से लगा दी। अब थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट आएगा, देखना क्या किया जाएगा। I इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एल ओमेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब ये बात कहीं को थोड़ी अटपटी सी लगेगी तो इस पर बात करेंगे कि क्यों लिख दिया मैंने ऐसा। देखो किया क्या है मैंने, ई नॉट ओवर एल ओमेगा को एज इट इज, इस सारे को मैंने ये लिख दिया। तो सिंपल सा एक मैथ्स का कंसेप्ट देख लेना, ना पता हो तो। इसको बोलते हैं 0, ये होती है पाई बाई 2 और ये होता है पाई। ठीक है, तो पहली बात ये है कि मैंने ये आई का जो रिजल्ट है वो साइन की फॉर्म में बदलना था। क्यों बदलना था, क्योंकि मेरे को कुछ टाइम के बाद, इससे कुछ टाइम के बाद ही मेरे को ई और आई का फेज डिफरेंस पता करना होता है। तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल, और एंगल कंपेयर करने का बेस्ट वे ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम हो। कॉस और साइन को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, साइन और साइन को कंपेयर किया जा सकता है। तो इस करके मैंने इस कॉस को साइन की फॉर्म में बदला। अब दूसरी बात आती है कि ये इस तरह से क्यों बदला, तो आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस को साइन की फॉर्म में बदलना अगर हो तो आप लोगों को पता है ये पाई बाई 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मैं करूं तो साइन आपको पता है कॉस बन जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये पाई बाई 2 लिया, पर इसको थोड़ा उल्टा करके मैंने लिया है। देखो इसी पे थोड़ा सा मैथ लगाएं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, और ये जो नेगेटिव मैंने कॉमन लिया उसको मैं इसके बाद लिख दूंगा इस तरह से, ऐसे लिख सकता है इस चीज को ऐसे लिख। तो इस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये नेगेटिव साइन का तो वो फंडा है, जो नेगेटिव नहीं, ये जो नेगेटिव है वो तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कर रहे हैं। सेकंड बात ये आ रही है कि साइन का क्या बन जाना, देखो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस बन गया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाई 2 का माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव पहले से, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रह गया, बात आ रही समझ। और एंगल आप लोग देखो ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो बोलने का मतलब ये वाली चीज माइनस कोस ओमेगा टी ही है, बात आई समझ। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, माइनस कोस ओमेगा टी को इस तरह से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ये देखो, इससे अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूं तो इस तरह से लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और इस सारे को तुम लोग चेंज करो तो ये कॉस ओमेगा टी के इक्वल है। मैथ्स का कंसेप्ट लग रहा है ना पता सारा, तो इस करके हम लोगों ने ये किया है सारा। ठीक है, अब साइन में बदलने के पीछे का लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया कि इसलिए बदला साइन में ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें करंट और ईएमएफ के फेज को, ठीक है, व्हिच मींस एंगल को। तो उसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसको मान लो 1 ई को, और इसको मान लो 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अच्छा ये बाद में लिखो 1 एंड 2, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हो। अच्छा ये क्या चीज होगी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है ना, तो उसी से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, हियर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एल ओमेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई है, इक्वेशन 2 जो थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, या इसको लिख लिया किसी ने 2 को 3 मान लो, जो मानना है। ठीक है, इक्वेशन 2। तो अब आप लोग देखो इक्वेशन 2 करंट की बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ कुछ एंगल बना हुआ, और ईएमएफ की प्रॉपर स्टेटमेंट है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और 1 और 2 में अगर फेज देखा जाए तो इधर एंगल कितना है ओमेगा टी, और इधर एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
तो विच मीन्स फेज का डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है किसमें, ईएमएफ और करंट में। किस केस में, इस केस में। और इसको बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। जैसे पिछला रेजिस्टिव सर्किट था, दिस इज इंडक्टर लगा तो इंडक्टिव सर्किट। तो एक इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस होता है, और होता कितना है, पाई बाई 2, है ना। तो आप लोग लिख लो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get there is phase difference of pi by 2 between EMF and alternating current, EMF and alternating current in inductive circuit, in inductive circuit, ठीक है। EMF और इसके बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 का इन इंडक्टिव सर्किट। और इस पर अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी और अच्छे से बात की जाए इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर अगर और बात की जाए, तो जो करंट है वो और ईएमएफ में किसका एंगल ज्यादा लग रहा है तुम्हें? सर इसका ईएमएफ का ना, क्योंकि ईएमएफ का ओमेगा टी है, करंट का ओमेगा टी से माइनस हुआ है, तो करंट का जो है वो पाई बाई 2 से पीछे एंगल है। कितना पीछे है, पाई बाई 2। तो इसको बोलेंगे लैग करना। पीछे का मतलब होता है लैग। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय एंगल ऑफ पाई बाई 2। और इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा घुमा के भी बोल सकता हूं कि ईएमएफ जो है वो लीड कर रही है करंट से। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ईएमएफ लीड्स बाय एंगल ऑफ और बाय फेज ऑफ पाई बाई 2 फ्रॉम द करंट। ये बात समझना, ऐसे घुमाते हैं ना। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, और ऐसे लिख लो, और वी कैन से ईएमएफ leads current by phase difference of pi by 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और ये भी बोल सकते हैं कि करंट लैग्स, है ना। और वी कैन से घुमा के ये भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि करंट lag behind EMF by phase difference of pi by 2। तो ये सारी बातें जो है मतलब उनका एक ही है। आप ये भी लिख सकते हैं, बात ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो कि क्या लिखना है। घुमा के पूछते हैं, बाई वगैरह में पूछ देते हैं, लैग करेगा, लीड करेगा, और कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि रट्टा होता है। कहीं तो बोलते जी हम तो लीड रट्टा था, ये तो लैग लगे बोल रहे, है ना। ये लैग रट्टा था, लीड बोल रहे। तो इस तरह की कंफ्यूजन होती है। बात आई सबको समझ? तो फाइनल पूरा अगर इस रिजल्ट का अभी डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग, पर इसका जो ओवरऑल निकला वो फाइनल रिजल्ट ये आ गया कि फेज डिफरेंस होगा इंडक्टर के केस में, अगर इंडक्टर को अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी जाए, और वो फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 का, और उस पर जो वोल्टेज होगी वो लीड कर रही होगी पाई बाई 2 से, और करंट जो होगा वो लैग कर रहा होगा वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। क्लियर है बातें? तो अब आप लोग थोड़ा, ठीक है जी। तो अब मेन बात आती है कि इसका टाइम डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो टाइम डायग्राम इन दो इक्वेशन का, ईएमएफ टी इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो सबसे पहले देख लो टाइम डायग्राम। तो इस तरफ टाइम आ जाएगा, ठीक है, टाइम डायग्राम, और इस तरफ आप लोगों का ई एंड आई, करंट और ईएमएफ के लिए इस तरफ शो करेंगे,
और ये आप लोगों को पता लग गया है कि जो आई नोट था, बन गया सर। है ना, जो आई नोट था वो किसके इक्वल था, ई नोट ओवर एल ओमेगा के इक्वल। तो इस इक्वेशन से ये पता लग गया कि ई नोट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू आई नोट, क्योंकि ई नोट जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इस करके हम लोग ग्राफ पे जो ई है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लेंगे। तो किस तरह से ज्यादा शो किया जाना है, ये इस तरह से, ठीक है। फुल साइकिल की बात हो रही है 0 और ये होता है t, और इसकी बात करें तो ये t/2 और ये t/4 चला जाता है, ये 3t/4 चला जाता है। और अगर एंगल की बात करें तो 0 होता है, ये 2 पाई होता है ना, 0 से 360, फुल साइकिल होता है 360 डिग्री का। तो 0 से ये 2 पाई है, 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई, और ये π/2 पाई होगा ना फिर पाई होगा, ये 2 पाई है तो ये पाई होगा, ये π/2 है इधर, ठीक है, ये समझना बात है। तो ये बन गया तुम लोगों का इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के लिए, राइट, ठीक है जी। और इस पर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है तो पॉजिटिव, और इस तरफ ये नेगेटिव, ठीक है, पीक वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे हम लोग ओमेगा टी माइनस π/2। बात समझ ना, ये पूरा क्या बोला मैंने, 2 पाई, ठीक है, ये पाई और ये क्या है π/2, राइट, ये π/2 का होता है कि ये चीज आपकी π/2। तो बोलने का मतलब ये हुआ, इसको π/2 बोलते हैं, बोलने का मतलब ये हुआ कि ये पीछे चला हुआ है, ओमेगा टी माइनस π/2 पीछे चला हुआ, तो पीछे कैसे शो करना, नीचे से, इस साइड से। तो जब ये अपना 0 है ये मैक्सिमम होगा, और फिर जब ये मैक्सिमम हुआ ये 0 होगा, ठीक है। और इसका ये मैग्नीट्यूड मैंने इधर डिसाइड कर दिया, ठीक है, सेम बेस इधर निकल, समझना ये बात, ये मैक्सिमम गया तो फिर ये जब ये 0 तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और फिर ये इधर 0 होगा, लग रहा पता, ठीक है। याद रखना माइनस, ये गैप बन गया क्योंकि इसको अगर इससे पीछे बनाओ तो इधर जैसे स्टार्ट होगा ये 0, मतलब जब इससे π/2 जो है वो पीछे इधर जैसे स्टार्ट होना है, तो हम लोगों ने तो इस एक्सिस से स्टार्ट करना है तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। बस सिंपल सी बात ये रखो, ये तो साइन वेव बन गई, ये जो दूसरी है ये भी साइन वेव ही है, लेकिन ये पीछे चला हुआ है करंट, तो उसको शो किया जाएगा इससे निचली साइड, अगर लीड कर रहा होगा तो ऊपर से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है डॉटेड, ये है आपकी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। अगर किसी को ये बड़े अच्छे से ड्रॉ करनी होगी तो +1 का कंसेप्ट है, ओमेगा की वैल्यू तो 2π/t है ना, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2π/t। तो t की डिफरेंट वैल्यूज पर आप लोग ये t की डिफरेंट वैल्यूज बनाना, 0 से t है ना, तो ये t/2 है, ये t/4 होती है, उसमें बड़ा नंबर, तो ऐसे पॉइंट ले लेके अपनी वैल्यू बना लेना, सेम स्कोर हो तो आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, पर वो सिर्फ अपना एक अच्छे से करने के लिए, वैसे तो ये इतना याद है, ठीक है। और सेकंड बात आती है इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम किस तरह से शो करना है, ये तुम लोगों का कल की तरह ही आ गया E, ये उसका मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना ओमेगा डी, और जो करंट है वो लैग कर रहा है, करंट क्या है ई नोट से पीछे चला हो, तो पीछे इस तरफ, लीड इस तरफ, लैग इस साइड, और कितना लैग किया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इस तरफ आ गया, और ये, ठीक है। और ये इसका छोटी रखना वैल्यू क्योंकि ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो ये आप लोगों का बन गया फेजर डायग्राम, इस तरफ फेजर डायग्राम। एक लिखा सर आपने, ये देखिए ओमेगा टी एंगल है, ई ये है वैल्यू आपकी E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के लिए, और ये है I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 के लिए, क्योंकि ओमेगा टी से ना माइनस करना, तो माइनस मतलब इसी साइड आना तुमने, कितना π/2, ये 90 डिग्री π/2 को गैप डाल दो, लग रहा पता, ये फेजर डायग्राम है, टाइम डायग्राम। क्लियर हुई बातें, डाउट तो नहीं आएगा किसी, ठीक है, नोट कर लो। रुको सर पहले कर लेते हैं।
समझ आ रही ना बातें? बोलो। यस सर। अब इस पर एक कंसेप्ट आएगा और उस कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से सुनना। नोट कर लिया है? तो नोट कर लो इसको, थोड़ा सा समय ले लो नोट करने के लिए। इस पर आने वाली है इम्पोर्टेंट बात, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, और वो टर्म इधर से बनेगी जो पीक वैल्यू के लिए बना था आई नोट, वो था ई नोट ओवर एल ओमेगा के। ई नोट क्या है? पीक वैल्यू ईएमएफ है या करंट है? सर ये ईएमएफ है ना, और ईएमएफ पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला V = IR होता है ना। तो अगर मैं इस चीज को इस साइड ले जाऊं, बस अंडरस्टैंड करना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस है कंपेयर करके V = IR से। तो इस पर, इस कंसेप्ट में एल ओमेगा जो है वो क्या है? रुकावट है। रुकावट है, किसकी रुकावट है? इंडक्टर की रुकावट है करंट के लिए। जब रेजिस्टर था तो रेजिस्टर की रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टर जो रुकावट देता है करंट को, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय आर। व्हाइल जो इंडक्टर रुकावट देता है करंट को, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड डिनोटेड बाय एक्सएल। ठीक है, सो लिख लो एक्सएल, लिख लो। टॉपिक का नाम टॉपिक्स यही है, इसलिए बताना। here L omega is equal to XL and it is known as inductive reactance. Important point. ठीक है, here L omega is denoted by XL and known as inductive reactance. ठीक है, inductive reactance। और inductive reactance और इसी पे क्या आता है अभी कि XL इक्वल टू वैल्यू में, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, डेफिनेशन पूछ ले तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। ठीक है, तो उसको R से डिनोट करते हैं। एक्सएल भी रुकावट ही है, लेकिन इंडक्टर ने दी रुकावट, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। अच्छा, एक्सएल किसके इक्वल है? L ओमेगा के, और ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय टी या 2 पाई न्यू, पता ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, और 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, लग रहा ना पता, तो इट विल बिकम 2 पाई न्यू। ठीक है, तो अब बातें देखना जरा। अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट की, और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट करंट की, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्योंकि डायरेक्ट करंट पे क्या साइकिल्स बनते हैं? अच्छा नहीं बनते। डायरेक्ट करंट किस तरह से शो किया था? इस तरह से स्ट्रेट, और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड्स, तो इसमें तो साइकिल बनते नहीं है, तो इट इज 0। तो फ्रीक्वेंसी, पहली बात ये माइंड में थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। अगर डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 होगी फॉर डीसी। क्यों? क्योंकि न्यू की वैल्यू 0 डालोगे, ये सारा 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्सएल बिकम 0। ठीक है, किसके लिए? फॉर डीसी। ठीक है, स्पेसिफिक हो चुकी है बात, डीसी की बात कर रहा हूं हमेशा। एक्सएल 0 का मतलब क्या हो गया कि रुकावट होगी 0, और जिसको मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी रुकावट नहीं मिलेगी इंडक्टर के द्वारा डायरेक्ट करंट को, या डायरेक्ट करंट इजीली पास कर सकता है इंडक्टर से विदाउट एनी ऑपोजिशन। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, सो डीसी कैन, डीसी में डायरेक्ट करंट
कैन इजीली फ्लो फ्रॉम इंडक्टर और opposition offered by inductor to direct current is 0। पता नहीं समझ, कोई रुकावट नहीं देता। लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है, कोई वैल्यू होती है फाइनाइट, मतलब कोई वैल्यू होती है। तो एक्सएल की भी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये बातें समझ, फाइनाइट वैल्यू हो ना कुछ वैल्यू होगी, 2 3 4 कुछ ना कुछ हर्ट्ज होगी। तो कुछ ना कुछ वैल्यू डालूंगा, कुछ और वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई आंसर मिलेगा, जीरो नहीं आएगा। तो उसको लिख दिया फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू का मतलब है एक्सएल की कोई वैल्यू आएगी। एक्सएल की कोई वैल्यू आने का मतलब है रुकावट की कोई वैल्यू होगी, व्हिच मींस ऑपोजिशन जो होगी एसी करंट को फेस करनी पड़ती है जब वो इंडक्टर से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि फॉर एसी इंडक्टर offers opposition। ठीक है, और इंडक्टर कैन नॉट पास अल्टरनेटिंग करंट इजीली। ठीक है, और वी कैन से इंडक्टर कैन नॉट पास अल्टरनेटिंग करंट इजीली। ठीक है, इजीली पास कर देता है। बात आई समझ? तो ये बात थी सारी अल्टरनेटिंग अप्लाई टू इंडक्टर के केस में। टाइम डायग्राम, फेज डायग्राम, ओवरऑल बात की जाए तो फेज डिफरेंस है π/2 का, करंट लैग कर रहा है π/2 से। याद रखने वाली बात, इंडक्टर से डीसी बिल्कुल इजीली पास कर जाता है, 0 का वैल्यू आएगी एक्सएल की, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में कुछ वैल्यू आती है तो ऑपोजिशन को ऑफर होती है। क्लियर है ना बातें? तो इतना ही है, बाकी तुम लोग